गुड डे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे लर्नर्स। आज का ऑप्टिक्स का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारे मैसेज से कि प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे करो कि आप कभी जीते नहीं हो, और जब आप परफॉर्म करो तो आप ऐसे परफॉर्म करो कि आप कभी हारोगे ही नहीं। मतलब प्रैक्टिस और परफॉर्मेशन के बीच का जो गैप है ना, वो आपको बहुत ही क्लियरली समझना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होता है कि क्लास में पढ़ते समय वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, और जब पेपर देते हैं, स्मार्ट समझना खराब बात नहीं है, पर जब वही स्टूडेंट पेपर देता है तो उसको लगता है कि वो तो बिल्कुल ही टफर है या उसको कुछ याद नहीं आ रहा। क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल उल्टी अप्रोच करनी है। क्लास में ऐसे सीखो जैसे आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं है। पूरी क्लास में मैं ही हूँ जिसको सबसे कम समझ में आता है, सबको सबसे धीरे समझ में आता है। और जब आप परफॉर्म करो तो आपको ऐसे परफॉर्मेंस देना चाहिए कि आपसे ज़्यादा किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आई होप कि आप इस मैसेज को अपने अंदर लेके जाएंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन कहाँ से, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था और अपने पढ़ा था ऑप्टिक्स के बारे में। बहुत छोटी छोटी बातें करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएशन है, और रेडिएशन जो है उसके अंदर काफ़ी बड़ा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं हम, है ना। गामा रे से स्टार्ट होता है और एंड अभी तक अपन को डिटरमाइन नहीं है। हमारे जो विजिबल रेंज है उसमें हम विब, ग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू से लेके रेड तक के कलर्स ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऐसे सोचो कि हमारा ब्रेन उसको डिकोड कर पाता है। वॉयलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट आता है, अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे। अगर आपको ये ऊपर का सीक्वेंस समझना है, इतना ध्यान रखो कि ये थोड़ी एनर्जेटिक बीम्स होती है, एनर्जेटिक रेज होती है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनको हम नॉर्मल एक्सपोजर में इनमें नहीं आ सकते। पर जैसे जैसे अपन रेड से नीचे आते हैं, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव हम इनसे कम्युनिकेशन के लिए यूज कर पाते हैं। रिमोट्स में यूज होता है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, या मोबाइल है, या और भी जो आपको आसपास अपने कम्युनिकेशन के टूल दिख रहे हैं, वायरलेस, तो अपन वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं, उन सब के लिए मैं बोल रहा हूं। तो हम जो इसमें आगे पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइट क्या पार्टिकल भी शो करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है ये पार्टिकल भी शो करते हैं। और किसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन? अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और वो सरफेस से टकरा के दूसरे मीडियम में जाने की जगह उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई। कैसे? किसी भी तरीके से, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बस वो वापस चली गई। अब आप सोचो कि ये बॉल के साथ भी ऐसा ही होगा कि हाँ बॉल आएगी और ये वापस जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? हमको इसकी इमेज दिखने लग जाएगी, है ना। मैंने जो वर्ड बोला है इमेज, इस पे फोकस करना। आगे इसको इलॉबरेट करेंगे कि इमेज किसको बोल रहे हैं हम, कैसे बन रही है ना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का क्या सेंस होगा हमारे लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे आप इसको देखें, यहाँ पर एक आपने सरफेस लिया। सरफेस हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बने। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जैसे आप किसी भी सरफेस के साथ काम में लेना शुरू करते हो उसको, तो उस पे जो भी रेडिएशन आया, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाएगा ही जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। आगे की क्लासेस में इसको पढ़ते हैं। और कुछ पार्ट इसका दूसरे मीडियम में जाने की जगह वापस उसी मीडियम में जाता है। यही हमारा करंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर हम इसको मैक्सिमम चाहते हैं तो हमें इसको मिनिमम करना पड़ेगा। भाई ये जब मैक्सिमम होगा, ये जब मिनिमम होगा ना, ये वाला पोर्शन, तभी ये वाला पोर्शन क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसके लिए हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा
यहाँ पे पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने से क्या हुआ, मैक्सिमम रेडिएशन यहां से आके कहाँ चला गया, उसी मीडियम में। तो ये पॉलिश करने के बाद जो ये सरफेस बनता है, ऐसी ही सरफेस को हम बोलते हैं मिरर। ठीक है, तो यहां पर इसका 3D व्यू भी बना हुआ है और प्लेन में भी, कि ये अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे सरफेस है जिसको अपन ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला है, और परफेक्टली प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाथरूम मिरर, आप ऐसा समझ सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, वापस जाने वाला। और ये जो तीनों जिसमें आ रहे हैं, तीनों कहां से हो गए, ये है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो पहला रिफ्लेक्शन का लॉ है, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, वो क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, ये तीनों आपको एक ही प्लेन में मिलेंगे। प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्लेन का मतलब होगा कोई भी एक ऐसा सरफेस आपको मिल गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका नॉर्मल, यानी कि तीनों हमेशा एक ही प्लेन में मिलेंगे। तीन अगर आपने कोई पे लिए हैं तो ये तीनों आपको कैसे मिलेंगे, देखो दो तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, ये तीसरा भी इसी प्लेन में होना चाहिए, ये तीसरे वाले को भी कहाँ होना है, उसी प्लेन में। ये देखो क्लियरली आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये बोल रहा है तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन का पता कैसे चलेगा, कोई भी एक फ्लैट सरफेस इनके साथ लगा दो, जैसे आप फ्लैट सरफेस लगाओगे तीनों इसको टच करने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे तो अलग हट गई, इंसिडेंट रे ऐसे आ गई, ये नॉर्मल हो गया और ये ऐसे हो गया, यानी कि तीनों को कवर करने के लिए एक प्लेन हमको चाहिए ही चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में भी हमने इसी चीज को, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रखा है, दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पे, ये आपका एक प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्शन हो गया। इसका कोई परफेक्ट एग्जांपल आपको समझना है ना हमारे आसपास, तो आप कैरम बोर्ड का गेम समझ सकते हो। ठीक है, बिलियर्ड भी नहीं बोल रहा मैं, पूल टेबल वाला जो होता है उसके लिए भी, क्योंकि उसमें तो बॉल फिर भी जंप कर जाती है। यहाँ पर हमारी कोशिश क्या है, बॉल कहाँ रहे, बॉल क्या, वो जो उसके स्ट्राइकर्स के साथ साथ जो गोटियां हैं ट्यून निकालने के लिए, जिसमें अपन टारगेट बना के खेलते हैं उसको, कैरम बोर्ड, वो आपको बिल्कुल कहाँ दिखना चाहिए, प्लेन में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। बस यहां पर भी उसी चीज को रिप्रेजेंट किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिख रहा है क्लियरली। और जैसा मैंने यहां पर बोला, ये इसको हमने क्या बनाया है बच्चों, इसको बनाया है मिरर। और भी मिरर को मैं ढंग से बोलूं तो ये है प्लेन मिरर। यहाँ पर ये एंगल जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है अभी, इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोला है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आपके पास आने वाली सारी इंसिडेंट रेस पैरेलल हैं, जो कि यहां हैं, देखो, तो ये आपने सबने यहां पर इसको एक साथ जाता हुआ ऑब्जर्व कर लिया। इस रूल को फॉलो करते हुए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का कैसे पता चलेगा, कि तीनों को अगर हमने एक साथ मिला दिया तो ये किसी सरफेस को टच करने वाले होने चाहिए। और दूसरा रूल जो है वो है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये आपको हमेशा मिलेगा। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन का ऑब्जर्वेशन आप मिरर, जो बाथरूम मिरर मैंने बताया, बाथरूम मिरर में कभी भी देख सकते हो, जब भी आपको वहां पर इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, बट अगर मान लो सरफेस हमारा प्रैक्टिकल है, इरेगुलर है,
तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में किसी लॉ का डिसओबे होता है? नहीं, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, बट आपको पॉइंट टू पॉइंट वो रूल अप्लाई करना आना चाहिए। अब जैसे ये एक इंसिडेंट रे है, एक पेयर बनाया मैंने, और ये इसका काउंटर रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर आपको नॉर्मल बनाना है। ये आपका एंगल ऑफ फाई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। सपोज दूसरा टारगेट मैंने लिया इसको, ये क्लियर डिफरेंस दिखाने के लिए बता रहा हूं। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। बट इस बार ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं था। ऐसा सिर्फ तब हमको प्रैक्टिकली होता हुआ मिल रहा था जब सारी रेस पैरेलल थी इंसिडेंट। बट अब इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो रे है तो ये तो भाई साहब जा रही है ऐसे, और ये जो दूसरी वाली है वो जा रही है ऐसे। क्या ये दोनों आपस में कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इसका मतलब इसमें इमेज फॉर्म नहीं होती। और जबकि इससे पहले वाले केस में क्या होता है, इसमें आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिख जाती है। भाई आप इनमें शक्ल देख लेते हो ना, इमेज फॉर्म होती है। आपने अपने आप को बाथरूम मिरर में देखने की प्रैक्टिस करी रखी है, तो आपको पता है। अब बोले इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो जो अभी आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो बुक आपके सामने है, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। पर वो कैसा रिफ्लेक्शन है प्यारे बच्चों? वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रीडिंग फ्रॉम बुक। अगर कोई ग्लॉसी सरफेस है और आप उसको किसी लाइट के सामने रख के पढ़ोगे, तो आप उसमें देखोगे कि आप क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे, है ना। और अगर आपके पास क्लासरूम में कोई बोर्ड है, वाइट बोर्ड, तो उसमें आप जब लिखने की कोशिश करोगे और आपका परफेक्ट कलर कंट्रास्ट नहीं है, तो आप उसमें रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर लेते हो। तो अगर कोई आपसे यहाँ तक की बातों में क्वेश्चन पूछता है, जो कि हमारा बेसिक फंडामेंटल एक छोटा सा टेस्ट होता है, मैंने कहा ना अपन यहाँ पर हर तरह के एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करो, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसमें भी अगर मांगा भी नहीं गया है, हाईली रिकमेंडेड बात बोल रहा हूं मैं, अगर पूछा भी नहीं गया है, और अगर आपको लगता है कि उस केस के क्वेश्चन के केस आंसर में डायग्राम बन सकता है, तो आप बनाइए। डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी काम है, रिमेंबर। बिना डायग्राम के आप साइंस में एक्सप्लेनेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने यहाँ पर बताया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, एक बार फिर से आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अगर आपने इंसिडेंट रे लिया है ऐसा, ये कोई आपने इंसिडेंट रे लिया, ये मीडियम 1 है। यहाँ पे अगर आपने पॉलिश परफेक्ट नहीं करी है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाने की कोशिश करी, ठीक है। ये नॉर्मल बनाने की कोशिश आपने दोबारा करी, क्योंकि जब तक सही नहीं होगा अपन नॉर्मल नहीं आगे बढ़ते। थोड़ा सा देखो यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फिर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, तो ये तो क्लियरली हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आप प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो, तो कंपास यूज कर रहे हो, तो आप क्लियरली एंगल आई और एंगल आर को बनाएंगे। ये है रिफ्लेक्शन। बट अगर मान लो इस दूसरे मीडियम में जाना रे के लिए अलाउड है, तो यहां पर इसके जाने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, कैसे और कब ये भी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, और एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो दूसरे मीडियम में जाने का प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। एंगल इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। अब ये जो प्लेन मिरर का फॉर्मेशन है ना, इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक अलग जर्नी पे लेके चलता हूँ, तो आपको थोड़ा सा एनिमेशन का फील आएगा। देखें इसमें क्या है बच्चों, कि यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लिया है एक,
और ये हमने रखा है एक ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर कोई भी रे नहीं है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ये छोटा बड़ा हो सकता है, इसको ले लिया हमने। तो ये जो इमेज है यहाँ पे दूसरी तरफ जो बन रही है, ये देखो, यहां से मैंने एक रे ली। अब यहां पर क्या हुआ है उसको आप नोट करो। ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस जगह पर, इस जगह पर हमारी रे आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। बस हमने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। एक दूसरी रे आई इसके टॉप से, यहां पर आई इस पॉइंट पर, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए वापस चली गई। यहां खड़े हुए ऑब्जर्वर ने जब उसको चेक करने की कोशिश की तो हमेशा ऑब्जर्वर की आंखों में स्ट्रेट आती है रेज। तो हम बोलेंगे वो कैसे आएगी, यहां से आ रही है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये जो इमेज बन गई है ना हमारी, इसको अपन बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इमेज फॉर्मेशन। मैं आपको फिर से वापस वहीं लेके चलता हूं अपनी इमेज फॉर्मेशन में, और आपको बताता हूं देखो इमेज कैसे बनती है। यहां आपने रखा है एक हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब एक रखा प्लेन मिरर, और ये है जहां हमारे खड़े होने की जगह है वो, ये प्लेन मिरर। ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो होगा क्या कि यहां से एक रे चलेगी, सामने जाएगी, बहुत सारी रेज जाती है यार, मैनी रेज ऐसे, और यही रे रिफ्लेक्टेड बैक भी हो गई। ये रे गई यहां से ऐसे, और ये गई और वापस आ गई। क्यों वापस आई, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इससे बहुत सारी आ सकती हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरी मैंने बना ली है यहां पर, इसके लोअर पॉइंट पे। इस जगह पर ये एंगल और इसके रिफ्लेक्शन का एंगल हो गया बराबर। अब यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर इसको चेक करना चाह रहा है, तो ऑब्जर्वर को हमेशा क्या लगता है, रेज ना सीधी आ रही है, तो वो बोलेगा कि भैया ये जो रेज है ना यहां से आ रही है मेरे लिए। अब यहां मेरे लिए ऑब्जेक्ट यही है इसके लिए, बट एक्चुअली है नहीं ऐसा। ऑब्जेक्ट तो यहां है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो साइड है मिरर के अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल। आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो, क्या आप उसको टच कर सकते हो क्या, नहीं। बट अगर किसी ने आपको नहीं देखा और मिरर बिल्कुल क्लियर है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल रहा हूं, तो उसको वो इमेज ही ऑब्जेक्ट जैसे लगेगी। ये जो यहां बनी है ना, इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और अपराइट जैसी थी भाई, इन दोनों से लेके अपन ने इसको ऐसा कैसा बना दिया। देखो ये तैयार। तो ये तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया जो रियल वर्ल्ड में है, और ये यहां पर क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो गई है। आई बात समझ में। अब इस वर्चुअल इमेज को भी अगर अपन यहां पर अपनी मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन को मिलाकर देखें ना इसमें, तो देखो ये है, मैंने जैसे भी बोला कि ये एंगल के बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर ही आ जाएगी। तो आप हमेशा इस ऑब्जेक्ट को मिरर से जितनी डिस्टेंस पे लोगे, इमेज भी हमेशा आपको उसी डिस्टेंस पर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेन मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनेगी, तो आप बोलोगे रियल तो नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी और अपराइट बनेगी। मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा हायर मैथमेटिक्स चाहिए, आपको बस अपने सेंस को लगाना है, और हमने जो पहले देख रखा है बस उसी को यूज करना है। When which type of reflection occur when light falls from a rough surface causing scattering collection reflection in the various direction, हर डायरेक्शन में जाने वाला, ऑब्वियसली डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो इसको क्या बोला है,
द टर्म इंटरनल lateral inversion is the in the context of reflection occurs, सीधे का उल्टा, उल्टे का सीधा। आपने अपने मिरर में सामने देखा और आपने राइट साइड को, राइट हैंड को उठाया, ठीक है, राइट को उठाया तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि वहां पे लेफ्ट साइड उठ रहा है। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन? चेंज इन द कलर, रिवर्सल ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन द रिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। एक्चुअली मिरर ने उल्टा नहीं करा, थोड़ी सी मैं ऊंची अलग बात बता रहा हूं। यहां तक तो आपको यही बोलना है कि मिरर ने ऐसा किया, हमने उसको उल्टा देखा। समझ में आया? तो प्रैक्टिकली क्या है कि वो मिरर जो है वो सामने रखा हुआ है और हम उसको उसकी तरफ फेस करके देख रहे हैं। मैं उसको जब देख रहा हूं ना तो उसकी तरफ फेस है मेरा, जबकि मेरे को इसको उल्टा होकर देखना चाहिए तो राइट साइड राइट दिखेगा। और अभी क्या होगा, राइट वाला लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट दिखेगा, है ना? बहुत ही प्रैक्टिकल काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्टिक्स में, बड़ा मजेदार सा है। आप इसको स्मूथली अपने आसपास की चीजों को लगाते हुए, अप्लाई करते हुए देखते चलो। देखो ये ऑब्जेक्ट, यहां पर हमने इस ऑब्जेक्ट के हाइट को लिया, इससे अनंत रेज, इनफाइनाइट रेज जा रही होंगी, पर मेरे को कितनी रेज से मतलब है? सिर्फ दो, एक ऊपर और एक नीचे, बॉडी पूरी कवर हो जाएगी इन दो से ही। ठीक है, जो आपको याद रखना है, चाहो तो आप यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव भी कर सकते हो, बट अभी आप यहाँ पे याद रखो, एक ही चीज पे फोकस करें हम, कि ये इमेज की डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगी, किससे? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। और मिरर की साइड जो आ रहा है वो क्या है? वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट हो गया और इमेज हो गया। कैसे फॉर्म होता है? यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से दो रेज ले ली, एक इधर, इस बात को ध्यान रखते हुए देखो, ये इंसिडेंट और इसका काउंटर ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रेज चली गई ऐसे। फिर यहां से दूसरा पॉइंट लिया, ये ऐसा वाला, और इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हुए इसको अपन ने दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। इन दोनों का कॉमन मीटिंग पॉइंट ये होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेज। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। ये बराबर डिस्टेंस पे आएगी क्या? हाँ, ये हमेशा बराबर डिस्टेंस पे मिलेगी। किससे? किससे बराबर डिस्टेंस में मिलेगी? देखो, अभी ऑब्जेक्ट से मिलेगी, इसमें क्या बात है? इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब जैसे यहां पर क्या, एक थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन बनाया, ये दो मिरर के बीच में हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट रह गई इस जगह से रिफ्लेक्टेड होके ऐसे आ गई, और ये जो आई है ये एंगल, और फिर यहाँ पे नॉर्मल बनाया, तो ये एंगल आपका ये वाला हो जाएगा, और आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पता है, तो ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा। और जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो फिर ये और ये बराबर थे, तो ये और ये बराबर है, तो रेज ऐसे जाएगी, और इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होता रहेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो एक क्वेश्चन है कि घड़ी में, अगर आपके सामने वाली घड़ी में 4:30 हुए हैं, तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम? मिरर में बोला, मिरर में 4:30 हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा? देखो आपको थोड़ा सा मिरर का कॉन्सेप्ट घड़ी के साथ बताता हूं मैं, शायद आपको पता चल जाए इसका आंसर ऊपर वाले का। मैं डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बता रहा, ये हमने मिरर लिया, ये यहाँ पर हमने एक क्लॉक रखा, ठीक है, सिंपल जिस बात का ध्यान रखते हुए बनाना है ना उसको देखना, बहुत आसान है, मुश्किल मत कर देना इसको। बोले हम कैसे मुश्किल करेंगे? हाँ, हम ही करते हो रहते हैं मुश्किल। अगर हम इसको जस्ट सिर्फ देख रहे हैं इसको, तो ये मुश्किल ही है। रे ऑप्टिक्स तभी आती है जब आप साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो, ये है 3, ये है 12, ये है 9, और ये है 6।
ठीक है, तो एक दूसरे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो तो एक अलग बात है। यहां पर मान लो मैंने एक छोटा एंड लगाया इस तरफ 3 पे, और बड़ी सुई रख दी है 1 पे, ऐसे। अब आप सोचो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा। सर्कल का तो सर्कल ही बनेगा, का तो काहे का लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, उसका तो कैसा ही लेटरल इन्वर्जन। अब हम क्या करते हैं, इसके इस वाले पॉइंट को जैसा हमने सीखी है प्रॉपर्टी, यहां बना देंगे। तो देखो छोटा जो हैंड था इसका, आवर वाला, वो तो ऐसे हो गया, और यहां पर क्या आता है 9। ठीक, अब ये जो है इसका जितना ये डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस हमको यहां से इसका बना लेना है। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, यहां तो 12 ही है, इसका मतलब यहां पर 11 है ना, 11 है। तो जो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ये वाला, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, ऐसा का ऐसा डिस्टेंस हमको यहां पर भी मिल गया। ये अब छोटी सुई तो यहां है और बड़ी सुई यहां पर है। ठीक है, अब आप सोचो कि जब ये 5 हुआ होगा तो 3 से थोड़ा सा यहां आया होगा ना सुई, तो ये यहां है अभी। इसका मतलब आप मोटे मोटे तौर पे बोले हो कि 9 बजने वाले हैं। मैंने टाइम आपको कितना बताया, 3:05, ये वाला। जबकि यहां कितना हो रहा है, प्रैक्टिकली बताओ, 8:55 AM PM, जो भी आप बोलना चाहो, क्योंकि अभी 9 बजने के पास पहुंच रही है सुई। समझ में आई बात। बहुत ही सिंपल काम है, ऐसा कुछ भी खतरनाक नहीं है। 12 बजे का 12 बजेगा। अब इसका कुछ लोग है ना एक रूल बताते हैं, मतलब सिंपल सा ट्रिक। 11:59 लो, जो आपको टाइम गिवन है इसमें 59, और यहाँ पर भी 59 लिखो, यहाँ पर 3:05 लिखो, और यहाँ पर 00 लिखो, और बहुत तसल्ली से इसको माइनस कर दो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8। तो एग्जैक्टली भाई साहब ये टाइम है। लो, कर लो बात। ऑप्टिक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ी बाबू, ये का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए मैंने बोला कि ये तो क्या है, एक ट्रिक है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला पता चल गया हमको। हम 11:59 में से माइनस कर देंगे गिवन टाइम को। 11:59 से माइनस कर देंगे किसको, गिवन टाइम। अब इसी बात को मैं एक और एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें टेक्निक यूज ना करके ऑप्टिक्स यूज करेंगे। बस देखो, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, करेंगे तो हम वही जो हम सोच रहे हैं। ये वही मैंने यहां पर बना दिए, 3, 9, 12 और 6। अब मैंने बनाया है टाइम 4:35। अब 4:35 का मतलब बड़ी सुई जो आएगी वो तो क्लियरली कहाँ है, 7 पे। सॉरी, मैंने गलत बना दिया ना इसको, थोड़ा सा 5 के पास। अब छोटी सुई कहाँ होगी, स्मॉल एंड कहाँ होगा, आवर एंड कहाँ होगा, 4 पे क्या, नहीं, 4 से, ये तो 3 है, ये 4 है, 4 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसको ब्लैक में बना रहा, ऐसा। ठीक है, अब हमने इसका इमेज फॉर्म किया, करा।
जो जो अपन जानते हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये वाली वो ही डिस्टेंस आपको यहां मिलेगी। यहां पर क्या होता है 9, यहां पर क्या होता है 8। ये 8 से थोड़ा सा पहले है, क्योंकि ये यहां पर है ना, तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपको यहां मिलेगी। तो ये किसके लिए हो गया, छोटे एंड के लिए, स्मॉल के लिए। बड़े को देखो, बड़ा वाला भी आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, यहां से मतलब थोड़ा सा इधर। ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली ये डिस्टेंस आपको मिलनी चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, सॉरी ज्यादा दूर मैंने गलत बना दिया, यहां मिलेगा। अब ये तो 6 था ना 6, तो यहां पर 5 है, तो ये आपको 5 के आसपास कहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम हमारा टेक्निक लगा के देखते हैं। 11, 59, 59, और ये क्या लिखा था 04, 35, 00, 9, 5, 4, 2, 7। तो 7:25। मतलब 8 पे नहीं गई है सुई, थोड़ा सा ज्यादा बन गया ये वाला, बट ये 8 पे नहीं गया है मामला, ये यहीं कहीं है ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा 7:25। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4:35 अगर मिरर में है, सॉरी रियल में है, तो मिरर में कितना दिखेगा आपको 4, सॉरी 7:25, 7:25। अगर आप इसमें गौर से पहले वाली और इस वाली स्लाइड को देख रहे हो, तो देखो पहले क्या टाइम था 3:05, 3:05 था ना, यहाँ पे 3:05 आ रहा है टाइम, और यहाँ पर कितना आ रहा है ऐसा। इसको टोटल करो, इसको और इसको टोटल करो, 00, 8 और 3, 11, और यहाँ का कैरी लेके 12, तो टोटल 12 आना चाहिए। चलो पता नहीं क्या सीखा हमने, पर इस चीज को यहाँ देखो, ये कितना है 35, 25, कितना हो गया 60। लो 60 तो होता नहीं है कुछ, 60 के बाद तो एक यूनिट चढ़ जाता है हमारा, तो 7, 4, 11, 11 को बनाया तो 12। आई बात समझ में। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर तो मेरे ख्याल से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। ये जो 4:30 वाला था, 4:30, इसमें क्या ऐड कर दें 30, और यहाँ पर 7 लो, तो इसका मतलब रियल में कितना टाइम हो रहा होगा, तो वर्चुअल टाइम कितना है, इसको आप वेरीफाई करके देख लेना, इसको अपन होमवर्क के जैसे छोड़ देंगे हमारा। भैया अपन को कुछ तो करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली। तो ये हमने टाइम देखना सीखा, अगर सीखा है तो। अब ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये जो एंगल है 35 है, एंगल ऑफ ग्लांसिंग, तो ये वाला एंगल क्या होगा। तो आपको तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 होना चाहिए इन दोनों का सम, तो ये मिलेगा आपको 55, 55। तो ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री। क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल थीटा, किसी को थीटा बोल रहा है इसको, तो ये कितना होगा 35। तो जो ये एंगल था वही हमारा ये वाला एंगल हो गया। इजी है ना, इजी ही है, इजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हम उसके साथ कितना जल्दी कोऑपरेट कर पाते हैं। अब अपन इसको जस्ट एक है ना प्रैक्टिस से देखते हैं कि प्लेन मिरर में क्या क्या हो रहा है।
ठीक है, दोबारा से मैं इसमें कोई भी रे नहीं बनाता और आप इसको चेक करो। आप आइडिया लगाओगे ना तो आपको सारा जजमेंट इसका होता हुआ दिखेगा। मुझे नहीं देखना है, मतलब ना तो है साथ में, पर ये आपको समझना है कि भैया मैं इसमें क्या कर सकता हूं। देखो देखो, थोड़ी देर का एक काम है। अब यहां से जो ये इंसिडेंट रे आएगी इस ऑब्जेक्ट से, आप ऑब्जेक्ट कैसा भी बना सकते हो। जो पेंसिल बना दी मैंने एक बड़ी सी, यहाँ पहले एरो से चालू करते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें प्रिंसिपल रे बनाया, प्रिंसिपल रे बनाई, मतलब ये जो रेज आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला हो गया केस, वापस आ गया, पीछे जाके इमेज बना दी, एक ऐसा एंड लिया और इससे जाके पीछे बन गई। कई सारी रेज बन सकती हैं, मैनी मोर, देखो, पर इमेज एक ही बनेगी, इमेज एक ही बनेगी। क्या, बहुत ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से आंसर देते रहना। क्या मिरर का साइज बढ़ने से इमेज बड़ी हो जाएगी? नहीं, इमेज तो वही रहेगी। बहुत सारी रेज बना देता हूं, देखो लो, क्या बहुत सारी रेज आने से इमेज छोटी बड़ी होगी? नहीं। अच्छा, इसमें नहीं है, पर एक मैं बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताने की कोशिश करें कि अगर हम इस मिरर के इस नीचे वाले पोर्शन को पॉलिश कर दे, काला कर दे, ब्लैक पॉलिश करने का मतलब हो गया इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन बंद। अब बताओ इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज बनेगी? हाँ, इमेज एक से भी बन रही है, इमेज बहुत सारी से भी बन रही है, बट अगर हमने इसका लोअर पार्ट को पॉलिश कर दिया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बन रही थी वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएंगे, इमेज वही बनेगी। तो कुल मिलाकर इंटेंसिटी ऑफ दैट इमेज वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। भाई एक में पहले तो ये मान लो 100 वाट के बल्ब से लाइट आ रही थी, ऐसे सोचते हैं, और अब वो लाइट आ रही है 50 वाट के बल्ब से, आधी लाइट कम हो गई उस जगह के बनाने के लिए, तो कम हो गया लाइट का काम। अब एक इसमें आप इवेंट ऐसा करके देखो कि मान लो हम इसको दूर ले जाएं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मान लो मैंने इसको बड़ा कर दिया, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज बड़ा। ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा तो इमेज भी पास आएगी, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज दूर जाएगी। अगर यहां पर हमने ऐसी कोई चीज ले ली तो हमें डिफरेंस पता चल सकता है। देखो, ऊपर की चीज ऊपर, नीचे की चीज नीचे, ऐसा कोई ले लिया हमने तो इसने जिसको देखा। अब यहां ना एक और चीज बताता हूं मैं आपको, देखो मजेदार चीज, इमेज तो बनेगी बनेगी, आप कैसा भी ले लो। ये देखो, वो बता सकता है मिरर का साइज चेंज करने से किस चीज पर इफेक्ट हो रहा है? मिरर का साइज चेंज करने से कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है? देखो गौर से देखना, रेज देखो, अगर आपने नोट किया तो ये चेंज हो रहा है, ये देखो। यहां अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इधर मान लो इस जगह पर खड़ा है, यहां पे इस जगह पर कोई ऑब्जर्वर है, तो चूंकि उसके पास कोई रे नहीं आ रही, क्या वो इस इमेज को देख पाएगा? नहीं। आपको प्रैक्टिकली हो सकता है लगे कि भैया मैं इस इमेज को देख रहा हूं तो उसको भी इमेज दिखेगी, नहीं, यहां ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं। ऑब्जर्वर को इमेज तभी दिखती है जब उसकी आंखों पर रेज आती है, और उसके बाद ब्रेन सेंस करता है, ब्रेन के ऊपर नहीं जा रहा। यहां पर रहेगा अगर कोई ऑब्जर्वर तो इस समय उसको नहीं दिखेगी। बट मान लो मैंने ऐसा का ऐसा रखते हुए
इसको दूर ले जाने की कोशिश करी तो इमेज दिख जाएगी। देखो, आपका ऑब्जर्वर इसी पोजीशन पर स्टैंड कर रहा है, बट अगर ये आगे पीछे हो गया, ये दूर चला गया, तो इमेज दिखेगी। और बोले नहीं, हमें इसको यही रखना है, और अब बताओ इसको दिख सकती है क्या? हाँ, आप यहाँ पर रेज लाने की जुगाड़ करो। देखो कैसे, ये देखो, आपने अगर बड़ा मिरर ले लिया तो ये पूरी जगह में दिखेगी। इस जगह को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, FOV। जैसे आजकल कई जगह आता है ना POV, पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमारा क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। देखो, ठीक है, यहां चले जाओ, इससे दूर जितना ले जाओगे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस फर्क किस चीज को पड़ रहा है? फर्क पड़ता है फील्ड ऑफ व्यू को, यानी कि देखने वाले को। यहाँ पे इस पूरे जगह में, इस पूरे जगह पे, यहाँ पे इस पूरे एरिया में, यहाँ पर इमेज दिखेगी, बट आगे इमेज नहीं दिखेगी। तो बच्चों, ये जो था आज का हमारा ऑप्टिक्स का छोटा सा आगे का प्रोपोगेशन था। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए हमने। क्लास वाइज अगर लेवल देखें तो ये 7th और 9th क्लास का इनिशियल्स को कवर करता है, ठीक है, 7th और 9th। बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है 10th और 12th को भी, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। इन्हीं सब से ही सारी बातचीत है। जितनी भी देर हमने यहाँ लगाई है, 40-42 मिनट, 40-45 मिनट्स, इतनी देर का टाइम आपको हमने यहाँ पे अगर दे दिया, और इतना ही आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली, मान लो आपने एक बार ज्यादा वीडियो देख लिया, तो भी आपका काम ऑप्टिक्स का फाउंडेशन का हो जाएगा। 2 क्लास हो चुकी है हमारी, मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ऑप्टिक्स का फंडामेंटल और ये फाउंडेशन को अवॉइड मत करना, अंडर एस्टिमेट मत करना कि हमें ये तो आता है। आगे की क्लास को समझने के लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम को बिल्कुल रेगुलर 3 बार पढ़ने के तरीके से साथ साथ लिखते हुए कर रहे होंगे। आज का जो आपका आउटकम है वो ये कि कोई भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे डायग्राम नहीं मांगा गया है, बट आपको लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन डायग्राम से बेटर हो सकता है, जरूर लिखो, और अपने हाफ ईयरलीज में या कमिंग एग्जाम में उसको एकेडमिक एग्जाम में चेक करो कि क्या ऐसा करने से टीचर इंप्रेस हुआ, यानी कि मार्क्स आए या नहीं। और डेफिनेटली मार्क्स आपके इससे इंक्रीज होंगे। ये वाला टेक्निक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में लगा सकते हो, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में भी। आप जितने डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। ओके, थैंक यू, गुड डे।